कुनाक चामियातो लेविनिस। मैं नहीं कर सकता। ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका को हस्तक्षेप करने की चुनौती दे रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों लोग मारे जा चुके हैं और तेहरान में मुर्दाघर भर चुके हैं। ईरानी संसद ने चेतावनी दी है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप हस्तक्षेप करते हैं तो वह अमेरिकी ठिकानों को नष्ट कर देगी। फिर कुछ ही घंटों बाद खुद ईरानी राष्ट्रपति ने गृह युद्ध का आह्वान किया और वफादारों को प्रदर्शनकारियों को मारने का आदेश दिया। अब सड़कों पर डर खत्म हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने अब पलटवार करते हुए एक उच्च स्तरीय IRGC कमांडर को मार गिराया है। यहाँ ईरान के अंदर हिंसा के विस्फोट पर ताज़ा जानकारी है। ईरानी इंटरनेट बंद हुए 72 घंटे से ज़्यादा यानी 3 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं और प्रदर्शन बिल्कुल भी धीमे नहीं हुए हैं। देश के अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी हासिल करना अब और भी मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन जिन यूजर्स के पास स्टारलिंक है उनसे जो वीडियो हमें मिल रहे हैं उनके आधार पर हम देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी हर रात बाहर निकल रहे हैं। यह उस तथ्य के बावजूद है कि अब ईरानी सुरक्षा बल असली गोलियां चला रहे हैं और ईरानी अधिकारी सार्वजनिक रूप से मौत की मांग कर रहे हैं। जो भी लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शनकारियों को एहसास है कि यह मौका अब या कभी नहीं है। इन कारणों से इंटरनेट बंद होने के बाद हत्याएं काफ़ी बढ़ी हैं। ब्लैकआउट की वजह से अनुमान अभी भी काफ़ी अलग अलग हैं, लेकिन हमें पता है कि अब मौतों की संख्या हजारों में है। इसी वजह से कल हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी जिनमें बताया गया कि अमेरिका पहले से ही ईरान में दखल देने के संभावित विकल्पों पर चर्चा कर रहा है। हमें ठीक नहीं पता कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि ईरानी संसद इन चर्चाओं से खुश नहीं है। इसी वजह से ईरानी संसद के अध्यक्ष या संसद के नेता अब मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों को धमकी दे रहे हैं। सुनिए। मेरे पास संयुक्त राज्य अमेरिका के भ्रमित राष्ट्रपति के लिए एक सलाह है। सावधान रहें कि ईरान पर हमला करने के बारे में जो सलाह आपको मिल रही है वह वैसी ही न हो जैसी सलाह के आधार पर आपने दावा किया था कि मशहद गिर चुका है। इसलिए ताकि आप कोई गलत गणना न करें, जान लें कि अगर ईरान पर हमला होता है तो कब्जे वाले क्षेत्र इजराइल और क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने हमारे वैध लक्ष्य होंगे। मैं नहीं कर सकता। और ईरान पर हमला करने के बारे में जो आपने इतनी साफ स्वीकारोक्तियां की हैं, उनके साथ हम सिर्फ प्रतिक्रिया तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम खतरों के संकेतों के आधार पर कार्रवाई करेंगे। गलत आकलन से बचने के लिए यह बात आपको और आपके सहयोगियों को कहना जरूरी था, वरना पछताने के लिए बहुत देर हो जाएगी। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अमेरिका को मौत। सियाहम यक्तो सियाहम। अब मैं सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि सिर्फ 2 दिन पहले हमें एक रिपोर्ट मिली थी जिसमें कहा गया था कि इस आदमी का परिवार वास्तव में फ्रांस की सरकार से राजनीतिक वीजा की भीख मांग रहा है। वह राजनीतिक शरण चाहता है क्योंकि ईरान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से। इसे देखिए। ईरान के संसद अध्यक्ष के परिवार ने कथित तौर पर पेरिस स्थित एक वकील के जरिए वीजा हासिल करने की कोशिश की है। हमें यह भी पता है कि पूर्व राष्ट्रपति के भतीजे ने भी कई अन्य ईरानी अधिकारियों के साथ देश से भागने की कोशिश की है। और अब वही संसद अध्यक्ष दुनिया की सबसे ताकतवर सेना से युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भ्रम नहीं तो और क्या कहेंगे। और ऐसा लगता है कि वे अकेले ही भ्रमित नहीं हैं। एक ईरानी अधिकारी ने कहा कि ईरान को भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को वैसे ही पकड़ना चाहिए जैसे अमेरिका ने मादुरो को पकड़ा था। और मैं उद्धृत करता हूं कि ट्रंप की हालिया टिप्पणियों के बाद अमेरिका की सीमा के अंदर कोई भी कार्रवाई निश्चित रूप से जायज है, खासकर अमेरिकी अधिकारियों और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ। ईरान को ट्रंप के साथ वही करना चाहिए जो ट्रंप ने मादुरो के साथ किया था। ट्रंप को अपनी राष्ट्रपति पद के दौरान या उसके बाद भी इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रंप को तुरंत पकड़ा जाए। याद रखना चाहिए कि ईरानी शासन ने कई बार ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी। पिछले चुनावी सीजन के दौरान
जो 2024 में हुआ था, ईरान वास्तव में यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि ट्रंप को उस चुनाव में भाग लेने का मौका न मिले। तो अगर अमेरिका वास्तव में इन प्रदर्शनों में शामिल हो जाता है और किसी तरह प्रदर्शनकारियों की मदद करके शासन को गिरा देता है, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। अगला हिस्सा जनरल डेविड पेट्रेयस पर है, जो बता रहे हैं कि अमेरिका इसमें कैसे शामिल हो सकता है, क्योंकि इसके कई विकल्प हैं। अमेरिका जमीनी सैनिक नहीं भेजना चाहता। सुनिए। देखिए, कई विकल्प हैं। आप कूटनीतिक और सूचनात्मक तरीकों से शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर स्टारलिंक डिशें जमीन पर पहुंचा दी जाएं, तो इससे उन्हें आपस में और बाहरी दुनिया से संवाद करने में मदद मिलेगी। व्यक्तिगत या ईरान की तेल निर्यात क्षमता पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मानवीय विकल्प भी मौजूद हैं और फिर बेशक कई सैन्य विकल्प हैं। मैं यूएस सेंट्रल कमांड का पूर्व कमांडर भी था। ग्रेटर मिडिल ईस्ट क्षेत्रीय कॉम्बेटेंट कमांड होगा। निस्संदेह वह राष्ट्रपति और अन्य लोगों के विचार के लिए विकल्पों की सूची तैयार कर रहा है। निश्चित रूप से सुरक्षा बल के मुख्यालय पर हमले हो सकते हैं। वे संगठन जो इन विरोध प्रदर्शनों को हिंसक रूप से दबा रहे हैं, ये प्रदर्शन जो बड़ी संख्या में लोगों की जान ले रहे हैं, वह उनकी मिसाइल क्षमता को निशाना बना सकता है, जो कि निश्चित रूप से ईरान पर इजरायली हमलों के दौरान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और जिसका अंत एक अमेरिकी कार्रवाई के साथ हुआ। और साथ ही भारी बमबारी भी हुई थी। वे उन मिसाइल भंडारों को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो उपयोगी हो सकते हैं। इससे कुछ ऐसे प्रतिशोध को रोका जा सकता है जो फिर से चिंता का कारण बन सकते हैं। कई तरह की अलग अलग गतिविधियां हैं जिनके लिए जमीन पर सैनिकों की जरूरत नहीं होगी, जिनमें से कई तो बिना चालक वाले सिस्टम, क्रूज मिसाइलें और इसी तरह की चीजों से भी की जा सकती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, YouTube पर विरोध प्रदर्शन को कवर करना एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, क्योंकि YouTube को इन वीडियो को प्रतिबंधित करने की आदत है। अगर आप कर सकते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारी मदद करें। इससे हमें सच में फर्क पड़ेगा। कल सेनेटिकॉम कमांडरों ने राष्ट्रपति ट्रंप से और समय मांगा। इसका मतलब है कि उन्हें या तो यह पता लगाने के लिए और समय चाहिए था कि वे कैसे शामिल हो सकते हैं, या यह समझने के लिए कि वे ईरान के अंदर क्या कर सकते हैं। हमें ठीक नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमें पता है कि वे कुछ समय मांग रहे थे। आज खबर है कि ट्रंप को मंगलवार को ईरान में देशव्यापी विरोध पर प्रतिक्रिया के लिए विशेष विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद है कि हमें इस मामले में बहुत जल्द कोई फैसला मिल जाएगा। लेकिन जब तक हम उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ईरान के अंदर नरसंहार अभी भी जारी है। सुरक्षा बल हर रात हजारों लोगों को मार रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर यह वीडियो देखें। यह तेहरान के एक ईरानी अस्पताल का है। स्क्रीन पर आप उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। शवों को पिकअप ट्रकों में अस्पताल लाया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वे टीवी पर इन तस्वीरों को देखकर पता लगाएं कि उनके प्रियजनों के साथ क्या हुआ। एक ही वीडियो में, जो लगभग 6 मिनट लंबा है, हम देख सकते हैं कि कम से कम 200 शव दिखाए जा रहे हैं। यह सब सिर्फ स्टारलिंक के कारण है। और मैं फिर याद दिला दूं, यह केवल एक वीडियो है, वह भी एक ही क्षेत्र से। कल्पना कीजिए कि शासन पूरे देश में क्या कर रहा है। वास्तव में ईरान के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से जो चश्मदीद गवाहियों की रिपोर्ट आ रही हैं, वे वाकई में बहुत भयानक हैं। तेहरान के मेडिकल स्टाफ ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन को बताया कि युवाओं के सिर और दिल पर गोली मारी गई। डॉक्टर ने कहा कि राजधानी के नेत्र अस्पताल में संकट है। स्थिति इतनी गंभीर है कि मुर्दाघर और अस्पताल शवों को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब है अधिकारी शवों को ले जाकर परिवारों को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर वे अपने प्रियजनों के शव चाहते हैं, वे इन शवों को दफनाने के लिए छोड़ने के बदले 6 अरब रियाल यानी लगभग $7,000 मांग रहे हैं। ऐसी बातें पढ़ना बहुत भयानक है। अब ईरानी कमांडर सरकारी टीवी पर प्रदर्शनकारियों की तुलना ISIS से कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि इन प्रदर्शनकारियों को मरना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल अपराधी हैं। सुनिए। एक वास्तव में विनाशकारी आंदोलन जिसमें एक विशेष संगठन था और जिसका इन प्रदर्शनों से कोई लेना देना नहीं था, सामने आया, जो आर्थिक मुद्दों पर सही होने का दावा करते हैं। और उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल किया और घिनौना व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों की हत्या करना या कुछ लोगों को जला देना भी शामिल था।
जो कि बहुत हद तक उसी तरह है जैसा आईएसआईएस करता है, जैसे कि किसी को पकड़ना, उसे पिंजरे में बंद करना, फिर उसे आग लगा देना या उसका सिर कलम कर देना। ये चीजें कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं करेगा जो आर्थिक मुद्दों पर विरोध कर रहा हो। सौभाग्य से इन कमांडरों में से कुछ को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। आईआरजीसी कर्नल माहिद रहीमी की हत्या विरोधी शासन प्रदर्शनकारियों द्वारा कर दी गई है। वह 3 जनवरी को मलिक शाही में आईआरजीसी सैनिकों द्वारा लगभग 10 लोगों को गोली मारने और मारने के लिए जिम्मेदार था। शुरुआत में ईरानी सरकारी मीडिया ने कहा था कि उनकी मौत घर में गैस लीक से हुई थी, लेकिन अब यह पता चला है कि प्रदर्शनकारियों ने सफलतापूर्वक उनके निवास स्थान की पहचान की और दर्जनों प्रदर्शनकारियों की हत्या में उनकी भूमिका के बदले में उन्हें खत्म कर दिया। अब मैं एक और चश्मदीद का बयान साझा करना चाहता हूं कि अभी ईरान में हालात कैसे हैं। हम जानते हैं कि इंटरनेट बंद है, लेकिन लोग जिस पर कम बात कर रहे हैं वह है कि ईरान आने जाने वाली उड़ानों की संख्या भी काफ़ी घट गई है। सभी बड़ी एयरलाइंस, जिसमें मध्य पूर्वी एयरलाइंस भी हैं, ने सभी निर्धारित उड़ानें रद्द की हैं। अब सिर्फ ईरानी एयरलाइंस की अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी हैं, जो सऊदी अरब, दुबई, तुर्की और पाकिस्तान जैसे मध्य पूर्वी देशों में जा रही हैं। अब ऐसा लगता है, हाल ही में इन उड़ानों में से एक से यात्रा करने वाले एक व्यक्ति ने वहां हो रही घटनाओं के बारे में अपना अनुभव साझा किया। यह तब हुआ जब इंटरनेट बंदी पहले से ही लागू थी, तो यह निश्चित रूप से वहां हो रही घटनाओं के बारे में एक बहुत ही अनोखा बयान है। तो जरा देखिए, मैंने एक यात्री से बात की जो हाल ही में ईरान से आए थे। वहां मोबाइल नेटवर्क रात से सुबह 8 बजे तक पूरी तरह बंद रहता है। अगले दिन सुबह 8 बजे से राष्ट्रीय इंटरनेट शाम तक चालू रहती है। यह एक स्थानीय इंटरनेट है जिसे सरकार ने लागू किया है। आप किसी भी विदेशी वेबसाइट से कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उन साइट से कनेक्ट कर सकते हैं जिन्हें सरकार मंजूरी देती है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के बाहर फोन कॉल करने का कोई प्रभावी तरीका नहीं है। गुरुवार को मुख्य सड़क इतनी भीड़ भाड़ वाली थी कि भीड़ की शुरुआत और अंत देखना नामुमकिन था। शुक्रवार को भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पिछली रात बाहर रहे लोग भी हैरान थे। शुक्रवार रात तेहरान के कई इलाके लोगों के कब्जे में थे क्योंकि सुरक्षा बल कम पड़ गए थे। उन्होंने कहा, जब लोगों से बात करते हैं तो अधिकतर कहते हैं कि अब पीछे हटने की जगह नहीं है। अगर शासन इस चरण से निकल गया तो नरसंहार होगा। किशोरों और युवाओं ने बड़ी संख्या में विरोध किया। उनकी बहादुरी अद्भुत है। सड़क स्तर की नेतृत्व वास्तव में उनके हाथों में है। हालांकि भीड़ में कई मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्ग लोग भी दिखाई देते हैं। हर तरह के लोग सड़कों पर हैं। ऑफिस कर्मचारी, बाजार के व्यापारी, फैक्ट्री मालिक, मजदूर, छात्र, सेवानिवृत्त और भी बहुत से। अब यही वजह है कि सुरक्षा बल इतने क्रूर हो रहे हैं। यह क्रांति पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। उत्तरी शहर में विद्रोहियों के कब्जे वाला इलाका क्रांतिकारियों के पास है। सुरक्षा बल जली हुई धरती की नीति अपना रहे हैं। वे दुकानों और स्टोर्स को दंगाइयों को सजा देने के लिए जला रहे हैं। खासकर उनकी आजीविका को निशाना बना रहे हैं जो इस क्रांति में हैं। कुछ शहरों में तो सच में ऐसा लगता है जैसे कोई युद्ध का मैदान हो। सुरक्षा बल पूरी ताकत से लगे हैं ताकि लोग विरोध प्रदर्शन न कर सकें। यहाँ आप महत शहर का एक क्लिप देख सकते हैं। यह एक उत्तर पूर्वी शहर है जिसे शिया इस्लाम में सबसे पवित्र शहर माना जाता है, और अब सब कुछ जल रहा है। बिल्कुल, यह बताना भी जरूरी है कि प्रदर्शनकारी भी चीजें जला रहे हैं। वे भ्रष्ट अधिकारियों से जुड़ी सरकारी इमारतें जला रहे हैं। वे सुरक्षा बलों की बसें जला रहे हैं और आईआरजीसी के ठिकानों पर भी हमला कर रहे हैं। शासन वाकई नियंत्रण खो रहा है। इसलिए कल ईरानी राष्ट्रपति पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे। प्रदर्शन सच में तेज हो गए हैं और अपनी इन टिप्पणियों में वे मूल रूप से प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी कह रहे हैं। सुनिए। उन 12 दिनों की जंग में दुश्मन का मकसद हमारे देश को अराजकता से दोचार कराना था। अब वे इन अशांति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आर्थिक चर्चाओं और हस्तक्षेपों से जुड़ी है जो हम कर रहे हैं। उन्होंने देश के अंदर और बाहर दोनों जगह कई लोगों को प्रशिक्षित किया। उन्होंने विदेश से आतंकवादियों को देश में लाया। वे मस्जिदों में आग लगा रहे हैं। उन्होंने रश्त की मस्जिदों में, बाजार और गिल्ड्स में आग लगा दी।
एक ऐसे समाज में जहां इन लोगों की संस्कृति के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, क्या मुसलमान लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे लोग समाज में मौजूद हैं? और फिर उन्होंने किसी को बंदूक से मार डाला, उन्होंने कुछ लोगों को बहुत शक्तिशाली हथियारों से मार डाला। अब वे मशीन गन लेकर आ गए हैं, उन्होंने कुछ को आग लगा दी, किसी का सिर काट दिया, कई लोगों को आग में जला दिया। जब आप ये खबर सुनते हैं तो ये लोग नहीं हैं, ये हमारे नहीं हैं सियाहम। यह ईरानी शासन की सबसे बेवकूफ़ी भरी दलीलों में से एक है। वे कहते हैं सच्चा मुसलमान विरोध में हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि वह मस्जिद को आग नहीं लगाएगा। असल में सरकार ही मस्जिदों का सैन्य अड्डों की तरह इस्तेमाल कर रही है। IRGC कई शहरों में मस्जिदों से ही अपना संचालन करती है और यही वजह है कि जनता इन मस्जिदों को जला रही है। और इसके अलावा कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि मौलवी जो शासन का हिस्सा हैं, जो धार्मिक तानाशाही का हिस्सा हैं, उन्होंने हामिनेह के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो अब वे धार्मिक कार्ड नहीं खेल सकते क्योंकि सभी धर्मों के लोग इस धार्मिक तानाशाही के खिलाफ थे। इसीलिए बाद में हमारे राष्ट्रपति ने अमेरिका और इजराइल को क्रांतिकारियों को भड़काने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने आगे यह भी कहा कि ईरानी परिवार भी दोषी हैं जो अपने युवाओं को नहीं सिखाते। वह मूल रूप से परिवार पर दोष डाल रहे हैं, कह रहे हैं अरे आप अपने छोटे बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हैं और इसी वजह से वे सड़कों पर मर रहे हैं। बस सुनिए। प्रिय युवाओं, हम आपसे आग्रह करते हैं कि भड़काने वालों और आतंकवादियों के बहकावे में न आएं। आपने अपने मन में जो विश्लेषण बनाए हैं, चाहे वे सही हों या गलत, उन घटनाओं के आधार पर जो घटित हुई हैं, दुर्भाग्यवश कुछ परिवारों के लिए कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मैं उन सभी प्रियजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और हम इस यात्रा को कम से कम चिंता के साथ पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं परिवारों से कहता हूं कि वे अपने युवाओं को शिक्षित करें ताकि वे अपनी चिंताओं के कारण आतंकवादियों या दंगाइयों के साथ न जुड़ें। क्या एक ही रात में किसी बैंक को जला देना, फायर ट्रकों, सार्वजनिक परिवहन, मस्जिदों, बाजारों और लोगों के घरों में आग लगा देना संभव है? यह किस तरह का विरोध है? यह किस तरह की पेशेवर डिलीवरी है? लोगों के दिलों में नफरत किसने पैदा की? अमेरिका और इजराइल वहां बैठकर उन्हें सबक सिखा रहे हैं। चलो हम भी यहां हैं। जिन लोगों ने इस देश पर हमला किया था और हमारे युवाओं और बच्चों को मार डाला था, वही अब उन्हें यह करने का आदेश दे रहे हैं। हम हैं, तुम हो, इसे नष्ट करो, हम पीछे आएंगे। परिवारों से अनुरोध है कि वे अपने युवाओं को दंगाइयों व आतंकवादियों से दूर रखें जो बाहर हत्या कर रहे हैं। विरोध, हमें आपके विरोध को सुनना चाहिए, हमें आपकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। आइए साथ बैठते हैं, आइए हाथ मिलाते हैं। अगर अमेरिकी सरकार प्रदर्शनकारियों का समर्थन कैसे करेगी, इस पर कोई निर्णय होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। सब्सक्राइब बटन दबाएं। मेरा नाम सैम है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ऐसी वीडियो बनाना मुश्किल है जहां कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल न हो। वीडियो में यूट्यूब अक्सर हमारे वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते यूट्यूब ने हमारे 4 युद्ध संबंधित वीडियो डिमोनेटाइज किए थे। ड्रोन हमले या फ्रंट लाइन से फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं के लिए अनुकूल नहीं है और इसी वजह से वीडियो पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यह आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए अपना प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया है, जिसे शुरू से खुद बनाया है, जिससे हम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसीलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो यदि आप इसमें रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जो हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।